गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो 8:15 बोला था हमने, तब तक सिलेबस लिख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ सब्जेक्ट में लिख लीजिए या जहां भी लिखना चाहें लिख लीजिए। तो सिलेबस जो है बिल्कुल कॉमन है मैकेनिकल और सिविल वालों का, और पढ़ना भी कॉमन ही है। तो जल्दी से मैं टॉपिक्स के नाम लिख देता हूं चैप्टर बाय चैप्टर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ट्विस्टिंग मोमेंट एंड टॉर्सनल स्ट्रेस। फिर हम पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे SFD BMD, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG की फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्टकट में आप CG बोलते आ रहे हो बचपन से। एंड मोमेंट ऑफ एरिया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेसेस एंड थ्योरीज ऑफ फेल्योर। कॉलम्स भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है, सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपको प्रेशर वेसल के बारे में भी बताऊंगा। तो दिस इज कंप्लीट सिलेबस जो हम लोग क्लास में कवर करेंगे, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। व्योम मिश्रा, कल हमने अपर यील्ड पॉइंट को एक्सप्लेन तो किया था। अपर यील्ड पॉइंट वो मैक्सिमम लोड है जहां पे मटेरियल में पहली बार स्लिप स्टार्ट होगी पर हो नहीं पाएगी। तो हल्का सा स्लिप स्टार्ट हुआ, मटेरियल में अनस्टेबिलिटी आई, फिर स्टेबिलिटी आ गई, तो वो स्टेबल पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट है। फिर लोअर यील्ड पॉइंट के बाद सडनली लार्ज डिफॉर्मेशन होगा। ये चीजें कल एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है,
जल्दी सब लोग सिलेबस लिख लें, और जब लिख लें तो मुझे बताएं। This case it is not independent from dimension because ये struts and columns। थ्योरी ऑफ फेल्योर सिलेबस में नहीं है, लेकिन यार इधर उधर के एग्जामों में छोटे छोटे, देखो मैंने लगभग सारा बता दिया जो मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, तो पढ़ाऊंगा तो है ही ना, इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे आपके सिलेबस में ये सब मेंशन नहीं है, कॉलम्स वगैरह नहीं लिखा है, प्रेशर वेसल वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन अब छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं कर सकते, इसलिए हम जो क्लास में कवर करेंगे वो भी मैंने लिख दिया। और इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आए हैं, भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कल जब आपने ये पढ़ा होगा, ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म होने वाला है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं हुए होंगे लेकिन काफ़ी हद तक हो भी गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने किए हैं घर जाके क्वेश्चंस तो काफ़ी क्वेश्चन हुए होंगे, काफ़ी नहीं हुए होंगे, आज हो जाएंगे, डोंट वरी। तो आपका काम क्या है कि हर दिन पढ़ना, हर दिन जाके पुरानी ईयर के क्वेश्चंस करना, वर्कबुक के क्वेश्चन करना, तभी एडवांटेज मिलेगा। श्वेता, और ये ग्रेन स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, ये मैकेनिकल वाले बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मटेरियल साइंस में, तो सिविल वालों को इस पे ध्यान नहीं देना है, और मैकेनिकल वालों को अगर देना भी है तो वो अलग सब्जेक्ट है जिसका नाम है मटेरियल साइंस। इसलिए आप केवल अपनी बातों पे ध्यान रखो ना, जितना सोम है बस उतना पढ़ो ना यार, दूसरे सब्जेक्टों से हमें क्या मतलब यार, ठीक है। अब दूसरी ब्रांच से भी क्या मतलब, तो स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन आप इतना समझ लो स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है कि मटेरियल के अंदर के ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से हार्ड हो जाता है। जैसा आप एक वायर को खींच दो तो आप देखना थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाता है खींचने के बाद, उसी चीज को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। पर उसके अंदर की जो साइंस है दैट इज मटेरियल साइंस सब्जेक्ट, इसलिए उस पर परेशान मत हो, आप क्वेश्चन लगाओ ना पुरानी ईयर के माय डियर। तो बताओ भाई, सबको सिलेबस क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें। सारे नहीं हुए होंगे लेकिन हाँ फिर भी हुए तो दिक्कत होगी। तो भाई बता दो दीजिए, क्वेश्चन हुए कुछ की नहीं हुए, कि एक भी नहीं हुआ? मोहित कह रहे हैं कि 46 क्वेश्चन बन गए सर, वेरी गुड। जो नहीं बने आज बन जाएंगे, ठीक है। क्या नोट हो गया भैया? नोट हो गया तो हम आगे बढ़े, जल्दी बताओ, लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं। चलो नोट हो गया, क्वेश्चन भी बने, यस यस।
सिविल में जो बुक दी गई है उसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नाम से सब्जेक्ट दिया गया होगा, चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 के क्वेश्चन आप करिएगा, जहां जो भी बुक मिले उससे करो, पर करो जरूर, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं वहीं पे। तो हमने आखिरी डेफिनेशन आई थिंक मेलेबिलिटी की लिखी थी, यस, मेलेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रिटलनेस, वही चैप्टर चल रहा है हमारा, ब्रिटलनेस। भाई किस सब्सटेंस को आप ब्रिटल बोलोगे? बिल्कुल, डक्टिलिटी कल पढ़ाया था ना, तो लैक ऑफ डक्टिलिटी या इनवर्स ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का उल्टा ब्रिटलनेस है। डक्टिलिटी क्या थी भाई डियर? सी पॉइंट के बाद, सी पॉइंट के बाद जितना ज्यादा डिफॉर्म हो, जितना ज्यादा यील्डिंग हो जाए, वो उतना ज्यादा डक्टाइल। तो सी पॉइंट के बाद, सी पॉइंट के बाद, सी पॉइंट तक डिफॉर्म हो मतलब नहीं, सी पॉइंट के बाद जो जितना कम डिफॉर्म हो वो उतना ज्यादा ब्रिटल। तो डेफिनेशन इज सो सिंपल कि लैक ऑफ डक्टिलिटी इज नोन एज ब्रिटलनेस। लिख दीजिए यहां पे, डिफाइन करिए, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज नोन एज ब्रिटलनेस। Lack of ductility is known as brittleness. और करके एक डेफिनेशन और लिख दीजिए, और करके एक डेफिनेशन और लिख दीजिए। कल याद करो डक्टिलिटी की क्या डेफिनेशन लिखाई थी? कोई भी मटेरियल में टेंसाइल फोर्स जितना ज्यादा वायर में बदलता है वो उतना ज्यादा डक्टाइल होता है। तो हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स से जब कोई भी मटेरियल जितना वायर में ड्रॉन नहीं होना चाहता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस। नोट करिए इसको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is the property of material it is the property of material due to which due to which material cannot drawn into the form of wire. Material cannot drawn into a form of wire under the influence of tensile force. Under the influence of टेंसाइल फोर्स। ठीक है,
अगली डेफिनेशन पे आते हैं, हार्डनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हार्डनेस। वही मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर चल रहा है, तो ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। हार्डनेस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, कि किसी मटेरियल को हम उतना ज़्यादा हार्ड कहेंगे अगर उस मटेरियल के या उस कंपोनेंट के ऊपर हम स्क्रैच करना चाहें। स्क्रैच कैसे करते हो? एक चाकू ले लो, उससे खींचो, उसके ऊपर स्क्रैच बनाने की कोशिश करें तो मटेरियल रेजिस्ट करे। इंडेंटेशन करें, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि उस मटेरियल को दबाएं बहुत पतली सी पिन से। अब वो पिन का शेप हो सकता है सर्कुलर, पिरामिड, कोन, कैसे अभी वीडियो में देखेंगे। इंडेंटेशन का मतलब है गड्ढा करने की कोशिश करें, कुरेदने की कोशिश करें, स्क्रैच बनाने की कोशिश करें। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा रेजिस्ट करे वो उतना ज्यादा हार्ड कहलाता है। फिर हार्डनेस के अलग अलग टेस्ट होते हैं, और टेस्ट कैसे होते हैं कि मटेरियल में एक बार हम इंडेंटेशन करते हैं, गड्ढा करते हैं, सर्कुलर बॉल के थ्रू, हाई कार्बन स्टील की होती है। और जब ऐसा करके देखते हैं, सर्कुलर बॉल से गड्ढा करते हैं, हाई कार्बन स्टील की बॉल बनाते हैं, तो इस टेस्ट को कहते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। अभी वीडियो में दिखा दूंगा मैं आपको। फिर उसी में हम लोग है ना, कभी पिरामिड शेप का डायमंड का टूल इंटर कराते हैं गड्ढा करने के लिए। फिर कभी कोन शेप का डायमंड इंटर कराते हैं। डायमंड इज वेरी हार्ड, तो उसे बोलते हैं विकर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। अभी मैं सब लिखा दूंगा। पर हार्डनेस टेस्ट से पहले हार्डनेस तो समझो। किसी भी मटेरियल को हम उतना ज्यादा हार्ड कहेंगे, उतना ज्यादा हार्ड कहेंगे, मटेरियल इज सेड टू बी हार्ड इफ इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और स्क्रैचेस। मतलब उसको स्क्रैच बनाने में इसके ऊपर दिक्कत हो, इंडेंटेशन गड्ढा करने में दिक्कत हो, उसे उतना ज्यादा हार्ड कहा जाता है। लिखिए डेफिनेशन, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल hardness is the property of material hardness is the property of material due to which it resists the indentation की स्पेलिंग लिख लो, द इंडेंटेशन INDENTATION, it resists the indentation or scratches, it resists the indentation or scratches on its surface सरफेस पे इंडेंटेशन या रेजिस्टेंस को रजिस्ट करे, वो उतना ज़्यादा हार्ड कहलाता है। अब हार्डनेस के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको। सो एक मिनट दीजिए, मुझे लीड कनेक्ट कर दूँ ना।
ठीक है, सो वीडियो का सेटअप तैयार है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर विनिल हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, वैसे मैंने अभी बता दिया, इंडेंटेशन करते हैं एक सर्कुलर बॉल, और वो सर्कुलर बॉल बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। कैसे देख लो, ज़्यादा अच्छा है, लिखा तो मैं दूंगा ही। ठीक है, अच्छा इतना तो समझ गए होगे, जब भी हम वो इंडेंटेशन गड्ढा करना चाहेंगे तो जब भी इंडेंटेशन जितना कम होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स से अगर एक सरफेस के ऊपर दबाएंगे, इंडेंटेशन जितना कम होगा डेप्थ में, गहराई में, वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। यार ये कॉमन सेंस की बात है ना, गड्ढा करोगे, गड्ढा कम हो रहा है, इंडेंटेशन कम हो रहा है, लेस इंडेंटेशन, मटेरियल इज सेड टू बी हार्ड। देख लो फिर बताता हूं। ठीक है, विनिल हार्डनेस टेस्ट को देखते हैं कैसे होता है। सो इस डिवाइस की हार्डनेस टेस्ट करना है हमको। ठीक है, मतलब कोई बॉडी लेके आया है, उसकी हार्डनेस टेस्ट करना है, कितना हार्ड है। ये मशीन है, सेटअप बना रहा है, ये टूल है, दिस इज टूल। ठीक है, दिस इज टूल, और ये माइक्रोस्कोप है। भाई ये टूल है, ये माइक्रोस्कोप है, और अलग अलग टूल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सर्कुलर बॉल वाला टूल लगा देंगे तो विनिल हार्डनेस हो जाएगा, पिरामिड लगा देंगे, कोन लगा देंगे तो ये रॉकवेल और विकर हो जाएंगे। वो अगला है, खैर अभी देखते हैं। तो किसी भी, ठीक है, ये देखो सर्कुलर बॉल, ये वर्क पीस है, इसी का हार्डनेस टेस्ट करना है। ये फोर्स लगाया तो यहाँ देखो इंडेंटेशन हो गया। अब इंडेंटेशन कैसे कहते हैं, देखो ये इस चीज को इंडेंटेशन कहते हैं, दिख रहा होगा। ये देखो ये सर्कुलर बॉल है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो अब एक्चुअल में दिखाया जा रहा है, वो तो एनिमेशन था। ये सर्कुलर बॉल है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती। तो इस वर्क पीस का हार्डनेस टेस्ट करना है। ये माइक्रोस्कोप है, दिखाएगा, माइक्रोस्कोप को सेट कर रहा है। भाई माइक्रोस्कोप से उस इंडेंटेशन को देख तो सको। तो ये उस वर्क पीस का सरफेस दिख रहा है, दिस इज द सरफेस ऑफ वर्क पीस, एंड वी ओके स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो देखो ये टूल आया, माइक्रोस्कोप हट गया, टूल ने आगे यहाँ दबाया, ठीक है, एक फोर्स से दबाया तो एक इंडेंटेशन क्रिएट हो गया। याद ये रखना, हाई कार्बन स्टील की बॉल होती है। अब इसको माइक्रोस्कोप से देखता है, ये देखो माइक्रोस्कोप से ये इंडेंटेशन दिख रहा है। फिर इस इंडेंटेशन को नाप लेते हैं और कुछ फॉर्मूला लगा के हार्डनेस बता देते हैं। ठीक है, पहले तीनों देख लो, फिर एक अलग अलग बताता हूं। ठीक है, अगला देखते हैं, रॉकवेल देख लीजिए। ओके, सो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में क्या अंतर होता है, देखो पहला अंतर ये होता है, मान लो इस वर्क पीस की हार्डनेस देखनी है, देखो किस शेप का ये नजर आ रहा है, कोनिकल शेप का। ठीक है, और ये डायमंड का बना होता है। ठीक है, फोर्स लगाया, इंडेंटेशन किया, और फिर वही उस इंडेंटेशन को मेजर कर लेंगे। याद ये रखना है कोन, याद रखना है कोन। ठीक है, और एक और टेस्ट होता है, वो भी देख लो। ये गहराई नाप ली इंडेंटेशन की, खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं इस पे। ठीक है, ठीक है, एक और टेस्ट होता है, उसे भी देख लो, विकर, विकर हार्डनेस टेस्ट को भी देख लीजिए। सो विकर में क्या होता है, विकर में फिर से वही बंदा,
फिर से दूसरा वर्क पीस, ठीक है। ये देखो, ये पिरामिड, डायमंड का पिरामिड होता है। तो विकर में पिरामिड, रॉकवेल में कोन और बिनेल में हाई कार्बन स्टील बॉल, 2 बार डायमंड, ठीक है। तो ये देखो पिरामिड शेप का होता है, दिख रहा है। बाकी करना वही है, हर बार वो इंडेंटेशन बनाएंगे। ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, ये सब तो आप जाके फिर रिसर्च में करोगे या मास्टर्स वगैरह एमटेक वगैरह करो तब करोगे। अभी पहले एग्जाम तो निकाल लो, ठीक है। याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में याद की हुई चीजें आती हैं। अब तो कोई टेस्ट थोड़ा ना करवा लेगा, पता होना चाहिए। तो अब जल्दी से लिख लो, कहानी खत्म करते हैं वीडियो की, ठीक है। तो बताओ भाई, समझ में आया? ऐसे मैं बोलता तो समझ में नहीं आता इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन भी समझ गए, टेस्ट भी समझ गए। तो 3 हार्डनेस टेस्ट होते हैं, तीनों को बढ़िया से लिख लो। टू द पॉइंट लिखाता हूं, खास बातें, ठीक है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, बिनेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, बिनेल हार्डनेस टेस्ट। बताते नहीं हो तुम लोग, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बताया तो करो कि समझ में आ गया सब, चुपचाप बैठे रहते हो, ठीक है। बिनेल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वो बताना है। हम टेस्ट करने थोड़ा ना गए हैं यार, कोई रिसर्च थोड़ा ना कर रहे हैं। क्या याद रखना है इसमें? पहली चीज याद रखनी है, टूल। टूल क्या होता है? हाई कार्बन स्टील बॉल। टूल होता है हाई कार्बन स्टील बॉल। हाई कार्बन स्टील बॉल, ठीक है। शेप भी, अब इस बॉल लिख ही दिया है तो स्फेरिकल बॉल भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बॉल है तो स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। अब खास बात समझो, अगर टूल जो है हाई कार्बन स्टील बॉल का बना है तो ये केवल उसी में तो गड्ढा कर पाएगा, उसी में तो इंडेंटेशन कर पाएगा जो इससे कम हार्ड होगा। भाई टूल का हार्ड होना ज्यादा जरूरी है ना, तभी तो वर्क पीस में वो इंडेंटेशन कर पाएगा। पता चला वर्क पीस टूल से ज्यादा हार्ड अगर हुआ तो टूल ही टूट जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि किन किन पे टेस्ट हो सकता है। टेस्ट स्पेसिमेन मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली हाई कार्बन स्टील है, कार्बन ज्यादा बढ़ा दियो तो हार्ड हो गया होगा, इसका मतलब ये माइल्ड स्टील पे टेस्ट कर सकता है, माइल्ड स्टील पे टेस्ट हो सकता है, ठीक है। पर जो उससे कम है, जैसे एल्यूमिनियम पे टेस्ट हो सकता है, कॉपर पे टेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं कहूं अब कास्ट आयरन पे टेस्ट हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कास्ट आयरन में भी कार्बन काफी ज्यादा होता है ना। जैसे कास्ट आयरन में आपको मैंने बताया था, कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2 to 4% होता है। एक और होता है पिग आयरन, इसमें कार्बन परसेंटेज 3 to 5% होता है। रोट आयरन, रोट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। रोट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है और माइल्ड स्टील से भी कम होता है। माइल्ड स्टील में 0.2% कार्बन होता है और इसमें 0.08% के आसपास कार्बन होता है। तो अगर मैं कहूँ इनमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन,
पिग आयरन हार्ड होगा, कास्ट आयरन हार्ड होगा, ये दोनों सॉफ्ट होंगे। तो इस पे भी टेस्ट हो सकता है, इस पे भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन इन दोनों पे टेस्ट नहीं हो सकता। तो इन दोनों के लिए तो टेस्ट किया जा सकता है, विनेल हार्डनेस टेस्ट। कैन परफॉर्म, लेकिन इन दोनों पे विनेल हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। मतलब कॉमन सेंस की बात है, जो टूल से तो कम हार्ड होना चाहिए ना यार। अब टूल से ही ज्यादा हार्ड मटेरियल पे कर दो तो टूल ही टूट जाएगा। दो ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, टूल किस चीज का बना होता है, कौन सा होता है, और कौन से मटेरियल टेस्ट हो सकते हैं। बाकी टेस्ट तो आपने देख ही लिया, नोट करो जल्दी से। ऐसे ही रॉकवेल का याद रखना है और ऐसे ही विकर भी याद रखना है। नोट डाउन प्लीज। मतलब माइल्ड स्टील से भी ज्यादा सॉफ्ट है रोट आयरन। मतलब इन दोनों में को कहें कि ज्यादा डक्टाइल कौन है तो रोट आयरन। माइल्ड स्टील से ज्यादा डक्टाइल रोट आयरन है, उससे ज्यादा डक्टाइल माइल्ड स्टील, फिर और ज्यादा डक्टाइल कास्ट आयरन, फिर और ज्यादा डक्टाइल सॉरी और कम डक्टाइल कास्ट आयरन, पिग आयरन सबसे कम डक्टाइल, मतलब ब्रिटल में आ जाएगा तो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया दे रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं है याद करने की, पहले इतना लिख लो फिर फॉर्मूला भी बता देते हैं। मतलब क्या हार्डनेस टेस्ट, कैसा आंसर दोगे, कोई पूछ दे हार्डनेस कितनी होगी वो भी बता सकते हो। नोटेड, ठीक है। आ जाते हैं, जैसे ये वर्क पीस है, और ये टूल है। ये स्टील की बॉल है, हाई कार्बन स्टील की, और इससे आके हम इसमें इंडेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, ये इंडेंटेशन है, वही गड्ढा कर देते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर टूल का डायमीटर कैपिटल डी है और इंडेंटेशन का डायमीटर स्मॉल डी है, डायमीटर ऑफ टूल स्मॉल डी diameter of tool small d diameter of indentation, और यहाँ एक P का फोर्स लगा रखा होगा, वो दबाओगे ना यार किसी फोर्स से, प्रेस करोगे, तो यहाँ फॉर्मूला विनेल हार्डनेस नंबर डिफाइन होता है। इसे BHN बोलते हो आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन पाई डी बाई 2
डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में डेटा भर देना है, बिनल हार्डनेस नंबर निकल आता है। पर ये फॉर्मूला है ना गेट वालों के लिए है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए है, मतलब आपके में नहीं पूछा गया, आज तक तो नहीं पूछा गया। याद रखना है, रखो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नोट कर लो। नोट हो गया भाई? ठीक है, आई थिंक कंप्लीटेड। आ जाते हैं रॉकवेल और बिनेल पे। सो नेक्स्ट हेडिंग बिनेल पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बिनेल हार्डनेस नंबर, सॉरी बिनेल तो हो गया, विकर। विकर विकर का वीडियो सबसे लास्ट में दिखाया था, सबसे लास्ट वाली वीडियो में पिरामिड था। ठीक है, तो ध्यान रखना टूल जो है डायमंड पिरामिड, टूल जो है डायमंड पिरामिड है। ठीक है, और टेस्टिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप हाई कार्बन स्टील का भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई कार्बन स्टील, ठीक है, मतलब हार्ड मटेरियल का भी टेस्ट हो सकता है। भाई डायमंड है, सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है, तो यहाँ पे आप लगभग सभी का टेस्ट कर सकते हो। सिलिकॉन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, सिलिका हो गया। ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, लेकिन डायमंड का टेस्ट नहीं कर सकते हो, डायमंड का टेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, टूल डायमंड पिरामिड है, एक बार देख लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पर वो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, पर आपके लिए जरूरी नहीं। ठीक है, तो टूल देखो वीडियो में दिखाया था आपको, पिरामिड होता है
डायमंड पिरामिड होता है, ये टूल है हमारा, ठीक है। और इससे इंडेंटेशन करोगे आप तो इसका इंडेंटेशन कुछ इस तरह का बनेगा। पिरामिड शेप का इंडेंटेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और एक पी का लोड लगाएंगे आप। फिर यहाँ भी आपको विकर हार्डनेस नंबर एक बताया जाता है। तो जो इंडेंटेशन है इसके डायगोनल नाप लिए जाते हैं। तो इस इंडेंटेशन को मैं बगल में बनाता हूँ, यहाँ पे टॉप व्यू दिखाता हूँ। टॉप से इंडेंटेशन कुछ इस तरह का ही नजर आएगा। तो दोनों डायगोनल नाप लिए जाते हैं, ये दोनों, एक को कहा जाता है D1, एक को कहा जाता है D2। ठीक है, और इनका एवरेज ले लिया जाता है D1 प्लस D2/2, D1 प्लस D2/2। और यहाँ से विकर हार्डनेस नंबर बता दिया जाता है। फॉर्मूला याद रखिएगा 1.85p अपॉन D²। पर ये फॉर्मूले एक्चुअली में हमारे काम के नहीं है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले उन साइंटिस्टों ने दिए हैं, तो हमें तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। और भी चीज़ याद रख सकते हैं कि ये एंगल दोनों साइड के बीच का पिरामिड के 136 डिग्री होता है। कितना काफी है जानना। अब कोई कहे डायमंड का टेस्ट हो सकता है हार्डनेस का, आंसर है नो, क्योंकि टूल भी किसका बना है, डायमंड का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूले पे मत जाओ, ये हमारे काम के नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, टेस्ट कैसे करते हैं, टूल क्या होता है, किस पे कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। लास्ट 1 मिनट जल्दी से लिखिए। फिर एक और है रॉकवेल। तो टूल याद रखना, डायमंड कोन, टेस्टिंग मटेरियल, ऑल except diamond,
काजल सौरभ, जितना डाया, टूल का डाया आप कुछ भी रख सकते हैं, टूल का डाया आप कुछ भी रखो इस केस में, यहां डाया थोड़ा ना है, पुराने केस में सर्कुलर बॉल में तो डाया अलग होगा तो इंडेंटेशन भी तो अलग होगा, तो डाया इज नॉट फिक्स, कुछ भी डाया रखोगे उसके हिसाब से इंडेंटेशन आएगा, इंडेंटेशन का डाया भी उसी के हिसाब से आएगा और आंसर वही आएगा। ऑल मटेरियल एक्सेप्ट डायमंड, मतलब सभी टेस्ट कर लो डायमंड को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ का टूल वर्क पीस देख लेते हैं, वर्क पीस हो गया, यहाँ का टूल होता है कोनिकल शेप का, इससे ये एंगल चाहो तो याद रखो आप 120 डिग्री होता है। अच्छा, इस बार इंडेंटेशन भी इसी शेप का बनेगा, पर इस बार का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो मैं भी नहीं दे रहा हूँ। ऋषिकेश कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों से कर सकते हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं, कंपेयर करते हैं हार्डनेस का, कुछ भी हो सकता है नंबर। अब कॉमन सेंस की बात है कि इससे ज्यादा मटेरियल टेस्ट किए जा सकते हैं क्योंकि कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पिरामिड शेप के टूल के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए इससे हमने हर मटेरियल को टेस्ट नहीं किया, ठीक है। कोन और पिरामिड में कोन जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा ठीक है, ज्यादा बैलेंस स्ट्रक्चर है, लोड अच्छे से बियर कर लेगा, टूल के खराब होने के चांसेस कम है। पिरामिड में टूल खराब हो सकता है, इसलिए हर मटेरियल टेस्ट नहीं कर सकते, पर रॉकवेल से कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन तो आता है दिमाग में कि डायमंड से तो हर मटेरियल का टेस्ट कर लिया, खुद डायमंड का ही टेस्ट करना हो तो किससे करेंगे, डायमंड की हार्डनेस कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई भी टूल डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं ना। तो डायमंड का भी टेस्ट होता है और उस टेस्ट को बोलते हैं मो टेस्ट, मो हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वालिटी टेस्ट है, क्वालिटी टेस्ट है, क्वांटिटी टेस्ट नहीं। क्वालिटी टेस्ट है, क्वांटिटी टेस्ट नहीं। मतलब यहां पे नाप नहीं सकते, रेटिंग दे सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट रेटिंग डायमंड को दी गई 10, सबसे कम रेटिंग टाल्क को दी गई 0 या 1 सबसे कम, सबसे कम टाल्क।
डायमंड 10, टाल्क 1। फिर और भी होते हैं, आप सब थोड़ा ना याद रखना है। जैसे 9 नंबर पे होता है कोरंडम, 9 होता है। जिप्सम होता है। सब नहीं याद रखने हैं, 2-3 याद रख लो, लास्ट और पहला वाला याद रखो। तो डायमंड का भी हार्डनेस टेस्ट हो जाता है। विकास मटेरियल है ये, टाल्क, कोरंडम, डायमंड मटेरियल है, मटेरियल। हद है यार, ये टाल्क क्या है, पता कुछ भी बोलते रहते हो। उटपटांग क्वेश्चन पूछोगे ब्लॉक करवा दूंगा मैं। कॉमन सेंस से पूछिए। लिख गया भाई? बताओ हार्डनेस समझ में आया कि नहीं आया? हार्डनेस सबको क्लियर हुई? वेरी गुड, सभी क्लियर हो गई, गुड गुड। आगे आ जाते हैं। हार्डनेस के बारे में हम काफी कुछ जान गए। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे क्रीप। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे क्रीप। क्रीप से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है और बहुत सिंपल फिनोमेना है। पहले लिख लो डेफिनेशन, इसके बारे में लिख लो, फिर आगे मैं समझाता हूँ। मतलब पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है? लिखो क्रीप के बारे में। लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्रीप के बारे में लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। The property of material by the virtue, the property of material by the virtue, material undergoes additional deformation, undergoes additional deformation with passage of time, with passage, pass होना, with passage of time, with passage of time under sustained loading, under sustained loading within elastic limit, under sustained loading within elastic limit, sustained loading within elastic limit is known as creep, is known as creep। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना और एक ही बार में क्लियरिटी आ जाएगी अगर आप अच्छे से सुनेंगे। अच्छे सुनना, दो वर्ड को अंडरलाइन कर दो, दो वर्ड जो डेफिनेशन में लिखे हैं उनको अंडरलाइन कर दो। पहला सस्टेन्ड लोडिंग, पहला वर्ड अंडरलाइन कर दो सस्टेन्ड लोडिंग,
दूसरा वर्ड अंडरलाइन कर दो आप, दूसरा वर्ड अंडरलाइन कर दो आप, विद इन इलास्टिक लिमिट। दूसरा वर्ड अंडरलाइन कर दो, विद इन इलास्टिक लिमिट। और एक और चीज अंडरलाइन कर दो, विथ पासेस ऑफ टाइम। एक और वर्ड अंडरलाइन कर दो, विथ पासेस ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब हम लोग सी पॉइंट के अंदर रहेंगे। अब आपको सी नहीं, सी तो यील्ड पॉइंट था, बी था ना इलास्टिक पॉइंट। अरे भैया ए बी सी तीनों एक ही हैं, कल बताया था ना। तो विद इन इलास्टिक लिमिट रहना है, मतलब वही बी के आसपास, सी के आसपास के अंदर रहना है। तो उससे ज्यादा लोड नहीं लगाना कि यील्डिंग हो जाए। यील्डिंग होने का मतलब है कि डिफॉर्मेशन आ जाए, वो बड़े वाले। थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म होता ही है सी पॉइंट तक, ठीक है। सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब क्या है? सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब है कि एक लोड लगा दिया और उतना ही लगा रहा, मतलब लोड इज कांस्टेंट। लोड इज कांस्टेंट मतलब वो जो फोर्स लगाया या खींचा अपन ने वो फिक्स है। दूसरा, वो फोर्स से आने वाली स्ट्रेस इलास्टिक पॉइंट के अंदर है, मतलब वो ज्यादा नहीं खींचेगा, ज्यादा यील्ड नहीं होगा। अरे याद करो 0.12% तक होगा अगर माइल्ड स्टील है तो। थोड़ा सा तो होगा ही ना। मैं दोनों बातों को यहां बताता हूं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक ब्लॉक को, मासलेस है मतलब, ठीक है, एक ब्लॉक को पी लोड लगाया, एक ब्लॉक को पी लोड लगाया। अच्छा, अगर आप एक पी लोड लगाएंगे ना तो स्ट्रेन आएगा, ये थोड़ा सा पुल होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और डायमीटर होगा, अगर सर्कुलर है तो थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, पी का लोड लगाने के पहले और पी का लोड लगाने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ग्रीन वाला बार आपको दिखेगा जब लोड लगा दोगे, और ये है स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन आया, कोई डेल्टा का, और ये है एट टाइम 0। मतलब घड़ी हमने देखी, 0 डिफॉर्मेशन आया, मतलब डिफॉर्मेशन आया 0 टाइम पे। पर ये डिफॉर्मेशन बहुत कम है। अगर मैं यहाँ की स्ट्रेन की बात करूं तो यहाँ की स्ट्रेन याद करो, कल वो डेटा दिया था 0.12% के आसपास होगी या उससे कम ही होगी, क्योंकि हम विद इन इलास्टिक लिमिट हैं। मतलब अगर आप ध्यान दें तो ग्राफिकली अगर हम एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ बनाएं जिसमें मैं स्ट्रेन और टाइम के बीच में प्लॉट बनाऊं। एप्सिलॉन से नोट करते हैं स्ट्रेन को, कल बताया था आपको। प्लॉट बनाएं तो माय डियर, प्लॉट टाइम 0 पे ये स्ट्रेन आ चुका है, बहुत कम, ना के बराबर। पहले तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक लोड लगाने से बॉडी में स्ट्रेन आता है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं ये लोड हटा दूं टाइम 0 पे तो ये दोबारा से अपनी ब्लू वाली शेप में लौट जाएगा, कंप्लीटली लौट जाएगा। कोई भी परमानेंट सेट नहीं बचेगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रिसीव कर लेगा, वापस कर लेगा, क्योंकि हम विद इन इलास्टिक लिमिट है ना यार, तो यील्ड पॉइंट के तो अंदर ही हैं। ओके ओके ओके, क्लियर हुई बात? ये हमने कल पढ़ा था, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, कल टेंशन टेस्ट में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, अब एक नई चीज पिक्चर में मैं लेके आता हूं जो कल नहीं थी। कल याद करो,
टाइम का कोई रोल नहीं था। कल तो हम लोड लगाते थे, डिफॉर्मेशन आता था, लोड हटा देते थे, डिफॉर्मेशन या तो पूरी तरह से रिकवर हो जाता था या थोड़ा बहुत रह जाता था, जिसे परमानेंट सेट कहते थे। हाँ, अगर वो बी पॉइंट के अंदर है या बी तक है तो रिकवर हो जाएगा, बी से ज्यादा है तो थोड़ा सा परमानेंट सेट बचेगा, जो कल लास्ट में आपको पढ़ाया था। लेकिन अब यहां क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, अब यहां पे समय बीतता है, थोड़ा बहुत समय नहीं, सालों बीतते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, 10 साल, टाइम बीता, लोड नहीं चेंज हुआ, लोड इज कांस्टेंट, ऐसे ही छोड़ के चले गए हम, 1 साल के बाद आए। ठीक है, अब मैं डायग्राम खराब नहीं करना चाहता हूं, ये एक फिनोमेना है, एक मटेरियल के ऊपर ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब आप देखोगे डिफॉर्मेशन अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ चुका होगा समय के साथ। 2 साल के बाद आओ तो और ज्यादा दिखेगा, 3 साल के बाद आओ तो और ज्यादा दिखेगा, और फिर एक समय इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन, लोड उतना ही है, लोड इज कांस्टेंट, पर डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, या कह दो स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, और 10 साल के बाद आओगे तो ये ब्लॉक बहुत ज्यादा ईल्ड होके फ्रैक्चर हो चुका होगा। आपने देखते हो घरों की छतें, बिल्डिंग्स की छत 20-20 साल के बाद झुक जाती, ईल्ड हो जाती, यही फिनोमेना है, यही फिनोमेना है क्रीप। लोड नहीं चेंज करता कोई, क्रीप हो जाता है, मतलब लंबा समय होना चाहिए। मतलब अब क्या होगा, समय जैसे जैसे बीतेगा, अब मैं ग्राफिकली समझा देता हूं डायग्राम में, या कई सारे ब्लॉक बनाने से अच्छा है यहां ग्राफ से समझ लो। सोचो, समय बीता, स्ट्रेन बढ़ा, बहुत धीमे धीमे बढ़ा, बहुत धीमे धीमे धीमे, फिर तेजी से बढ़ा और फाइनली जाके फ्रैक्चर हो गया। शुरुआत में क्रीप बहुत धीमे धीमे आता है, फिर बहुत तेजी से आता है। फ्रैक्चर, यही तो हुआ, यही हुआ भाई। मतलब 1-2 साल उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, फिर 3-4 साल बाद के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा, फिर 8-9 साल के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा, और फाइनली ये फ्रैक्चर हो गया होगा। तो क्रीप को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं, कि पहले प्राइमरी फेज, फिर सेकेंडरी फेज और टर्सरी फेज। मतलब शुरुआत के कुछ 2-3 साल तक प्राइमरी क्रीप बोला जाता है, सेकेंडरी की, टर्सरी, टर्सरी क्रीप। बताओ भाई, क्रीप समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये क्रीप को आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? माय डियर, क्रीप होता है, हमेशा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद चीजें फ्रैक्चर हो जाती। लेकिन ये क्रीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर 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 टेम्परेचर ज्यादा हो। मतलब क्रीप को जबरदस्त कैटलाइज्ड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा, मतलब अगर इसी ब्लॉक को मैं, है ना, इसी ब्लॉक को मैं अगर हाई टेम्परेचर रखा होता ना, तो जो चीज 10 साल में होने वाली होती माय डियर, वो 1 साल में हो जाती। सो टेम्परेचर जबरदस्त फर्क डालता है और क्रीप को जबरदस्त इफेक्ट करता है। क्रीप बहुत ज्यादा बढ़ता है अगर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो माय डियर, हाई टेम्परेचर पे क्रीप फिनोमेना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का 1/3 या उससे ज्यादा हो,
दिस फिनोमेना इज वेरी सीरियस। मतलब तब क्रीप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे तो हम 20-25 साल के बाद मान लेते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, 100 साल के बाद बिल्डिंग तो फेल होनी है, लंबा समय। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर की बात है तो वहां क्रीप को हमें कंसीडर करना पड़ता है, इसका बहुत सारा ध्यान देना होता है। नोट करो, ग्राफ बनाओ, फिर मैं सारे पॉइंट अच्छे से लिखा देता हूं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। See Teja, creep is a phenomena with constant load within elastic limit। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो सुन लें। क्रीप इज अ फिनोमेना विथ कांस्टेंट लोड, बाकी लोग नोट करते रहें। क्रीप इज अ फिनोमेना विथ कांस्टेंट लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। सपोज P load we applied at time 0, so there is a deformation and that deformation is very less. Remember your last class, that deformation, that strain is around 0.12% within elastic limit, 0.12%. But now if we applied load, there is a very small deformation, and now we wait for a longer time. So when you see this block after 1 year, the deformation will increase with constant load. Obviously load is within the elastic limit, but deformation will increase, strain will increase. After 10 years, deformation increases more, and after 20, 30 years, the deformation is very large, strain is very large, and finally 50 year, 75 year, this block will break due to yielding. Obviously load is within the elastic limit. So that property, that phenomena for material is known as creep. So that phenomena we can also see by this graph. When time is 0, there is a strain. Time 0, that horizontal axis is for time. When time is 0, strain is there, but strain is very less. But as the passes of time, strain will increase very slowly increase. But after passes of more time, the strain will increase, and finally the component become fracture. The creep phenomena is very dominating when temperature is high, and that limit is 1/3 of melting point. When the temperature of the block is equal to or more than 1/3 of melting point, this phenomena is very severe. It means the phenomena of fracture which occur after 75 years, it will occur at higher temperature for 2 years, maximum for 3 years. मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, if the temperature is high, this fracture, this time for fracture is very less. Creep is high. So that creep is very much dependent upon temperature. Higher the temperature, higher the phenomena of creep. I think English belt is clear now.